नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में दोस्त हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 है। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 कर दिया था मैंने। और आज का चैप्टर जो है गति और इससे रिलेटेड जितने भी बल है उसकी बात करेंगे, विरामावस्था की बात करेंगे, गति के इक्वेशन समीकरण की बात करेंगे, जितने भी चीज़ है ग्राफ की बात करेंगे, सब कुछ गति से रिलेटेड बात करेंगे और साथ में बल की बात करेंगे। न्यूटन्स के जितने लॉ हैं सारे चीज़ कंप्लीट करेंगे एक ही चैप्टर में। एक और बात बता देना चाहते हैं, थ्योरी तो मैं करा दे रहा हूँ और इस चैप्टर के जस्ट आपको ऑब्जेक्टिव का भी प्रैक्टिस करना है, इसीलिए मैंने थंबनेल में भी लिख दिया है। ऑब्जेक्टिव आपको कहाँ मिलेंगे आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। आप मेरे ही चैनल पर जाएंगे, वहाँ इसी चैप्टर का, जी हाँ, जो भी मैं पढ़ाऊँगा पूरा का पूरा मैच करेगा, याद रखिएगा। आपको डिट्टो मिल जाएगा थ्योरी देखने को। तो आइए थ्योरी MCQs देखने को मिलेगा। MCQ बता देता हूँ कहाँ पे है, उसके बाद मैं चैनल को आज के क्लास को शुरुआत करता हूँ। ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे हमारे चैनल के, तो आपको ये जो देखेंगे ये अभी नया स्टार्ट हो गया, इसमें एक वीडियो अपलोड हो चुका है। यही मैं थ्योरी वाले मैं सारे अपलोड कर रहा हूँ। और इसी चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव की यदि बात किया जाए तो ये जो देख रहे हैं फिजिक्स लिखा हुआ, ठीक है, ये इसी में मिलेगा। ये जो 36 वीडियोज है इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जितने भी मैं थ्योरी करा रहा हूँ इसी PDF का टोटल ऑब्जेक्टिव में करा रखा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट हो चुका है। लॉज ऑफ मोशन जो है यही है सेकेंड चैप्टर, आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा सारे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आप वहाँ से ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा, पहले थ्योरी कर लीजिए, साथ में ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा। विश्वास कीजिए इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं जाने वाला, एक भी, किसी भी एग्जाम का आप तैयारी क्यों ना कर रहे हो। तो चलिए सेशंस को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन, गति और गति के नियम। यहाँ पे है विराम यानी रेस्ट और गति यानी मौसम दोनों बात आपको समझना यहाँ पे पड़ेगा। आइए एक एक करके समझने का कोशिश करते हैं। क्योंकि मैं ये PDF पढ़ा रहा हूँ तो मैं इसमें के जो भी थ्योरी लिखे गए इसको एक बार मैं पढ़ के बताऊँगा, उसके बाद मैं खुद से भी जो अगर ज़रूरत का चीज़ लगेगा मैं समझाऊँगा। तो बुरा नहीं मानिएगा कि ये क्या पढ़ रहे हैं सर, मेरी मजबूरी है कि मैं इसी PDF को पढ़ा रहा हूँ, तो ये मैं पूरे कंप्लीट कराना है। आप ही लोग के स्टूडेंट लोग के डिमांड पे मैं लेकर आया हूँ, तो मुझे ये पढ़ना ज़रूरी है। तो इससे उबिएगा नहीं, अगर आपको ऑलरेडी ये सब सारी बात पता है तो आप थोड़ा थोड़ा आगे स्किप करके बढ़ते रहिएगा, जो भी नया बात लगे आप वहाँ से कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। वैसे एक बार रिवाइज कर लीजिए, अच्छा रहेगा, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। कह रहा है यदि किसी वस्तु की स्थिति, क्या चीज़, स्थिति किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ, ध्यान रखिएगा, नहीं बदलता है तो उस वस्तु को विराम में कहा जाता है। मान के चलिए कि ये एक घर है और इस घर की अगर बात करिएगा, यहाँ पे एक बच्चा है, अब ये बच्चा भाग के यहाँ आ गया, फिर भाग के यहाँ आ गया, ये भाग के यहाँ पे आ गया। आप देखेंगे कि इस घर के रेस्पेक्ट में इसका दूरी पहले इतना था, बाद में इतना हो गया, उसके बाद इतना हो गया, फिर इतना हो गया, यानी कि ये मोशन में है। अगर मान के चलिए समय बढ़ रहा है, ये घर है और एक बच्चा यहाँ खड़ा है, समय 1 सेकेंड हुआ, ये बच्चा यहीं पे है, दूसरा सेकेंड हुआ, ये बच्चा यहीं पे है, तीसरा सेकेंड हुआ, ये बच्चा यहीं पे है, इसके रेस्पेक्ट में, तो कहेंगे क्या कि ये रेस्ट में है। वही बात लिखा गया था, मुझे लगता है इतनी बातें आपको समझ में आ गई। कह रहा है किसी वस्तु की गति में कहा जाता है कि जब उसकी स्थिति किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ बदलता रहता है तो उसे गतिशील कहा जाता है। वस्तु में यह सामान्य लक्षण रहता है कि वे समय के साथ अपनी स्थिति बदलते रहता है। तो ये बातें आपको अच्छे से अब समझ में आ गई। यहाँ पर ये क्या कह रहा है, भौतिकी मतलब फिजिक्स का वह शाखा जिसमें वस्तु की गति के बारे में अध्ययन किया जाता है यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स कहलाता है। आगे कह रहा है कि यांत्रिकी को 3 भागों में बांटा गया है। यांत्रिकी समझ गया कि क्या है, जहाँ पे हम गति की बात करते हैं वह यांत्रिकी है फिजिक्स में, और उसको 3 भागों में बांटा गया है। तो देखते हैं जरा क्या क्या है। सबसे पहला स्थिति अगर देखेंगे तो कह रहा है इस स्थैतिकी यानी स्टैटिक्स, कह रहा है इस शाखा के अंतर्गत उन वस्तुओं का अध्ययन होता है जो विराम अवस्था में होते हैं। सिंपल क्वेश्चन यहाँ से कभी बन सकता है, वरना इससे क्वेश्चन बनते नहीं है। गतिकी यानी काइनेटिक्स, इसके अंदर में कहा जा रहा है कि जो हम अध्ययन करते हैं वो वस्तु जो होता है गति में होता है। कह रहा है काइनेटिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द काइनेमा से हुआ है। काइनेमा का मतलब होता है मोशन, ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें तो डायनेमिक्स होता है,
यह वह शाखा है जिसमें वस्तु की गति उत्पन्न होने वाले कारणों का अध्ययन किया जाता है कि किस कारण से गति उत्पन्न हुआ, उस डायनेमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर है बातें? ये सब बात ऑलरेडी मुझे पता है, बहुत सारे लोग जान भी रहे होंगे, फिर भी रिवाइज कर लीजिए। कह रहा है किसी वस्तु के अलग अलग 3 तरह की गति पाई जाती है, वैसे इससे ज़्यादा गति है, मैं और भी डिस्कशन कर दूंगा आपके बीच। जैसे पहला कह रहा है स्थानिक गति, इसके पहले जानिए रैखिक गति के बारे में। रैखिक गति, रैखिक गति में क्या होता है, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गमन करे या टेढ़ी मेढ़ी रेखा पे गमन करे तो कहा जाता है कि यह रैखिक गति कहलाता है। सीधी रेखा हो या टेढ़ी मेढ़ी रेखा हो उसे हम लोग रैखिक गति बोलते हैं। लेकिन यदि सीधी हो जाए तो उसको बोलते हैं स्थैतिक गति। यानी रैखिक गति जो होता है 2 तरह का कह सकते हैं, मतलब स्थैतिक गति में एकदम 100% सीधा होता है, और यहाँ पे कह रहा है कि ये जो रास्ता टेढ़ी मेढ़ी अगर सीधी चल रही हो, मतलब ये भी तो सीधा ही गया, यहाँ से यहाँ तक गया, लेकिन रास्ता टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, तो इसको भी रैखिक गति में ही रखेंगे। तो ये रैखिक गति है, लेकिन ये रैखिक गति नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितने भी रैखिक गति है वो सारे स्थानांतरित गति नहीं होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। स्थानांतरित गति जो है सारे नहीं होते हैं रैखिक गति, लेकिन हाँ सारे स्थानांतरित गति रैखिक में आ जाएगा, लेकिन सारे रैखिक स्थानांतरित में नहीं है, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा वाला रैखिक है, क्या ये इसमें जाएगा? नहीं जाएगा। तो इतनी बात समझ में आ गई बात। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ देख लीजिएगा, तो यहाँ करा है ऊपर से गिरता हुआ गेंद सीधी चल रही है, पटरी पे दौड़ता हुआ ट्रेन सीधी चल रही है। आगे आइए, यहाँ पे कहा जा रहा है चक्रीय गति। चक्रीय गति का मतलब होता है रोटेटरी मोशन। जब वस्तु की गति की अगर बात करिएगा तो प्रत्येक बिंदु पर वृत्त के घूमता है, तो इसको चक्रीय गति बोलते हैं। चक्रीय गति में भी जानने के लिए आपको एक और बात जानना होगा। एक तो आपने रोटेटरी मोशन देखा, इसमें भी आप देखेंगे तो एक धुरी के चारों तरफ दौड़ता है, जैसे पंखा का पंखा नच रहा है या लट्टू नच रहा है, तो बीच में एक केंद्र है इसके, ठीक है, इसको वृत्तीय गति बोलते हैं, बात समझे। और चक्रीय गति में क्या होता है कि इसमें 2 तरह का हो गया ना, एक तो धुरी पर, एक हो गया पृथ्वी का गति, ठीक है। तो पृथ्वी का गति क्या हो जाएगा? चक्रीय गति में आ जाएगा। तो इस तरह के दोनों गति आपने जाना, तो 4 गति हो गया। यहाँ पे आइए, आवर्ती गति कहता है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? जब आगे पीछे एक बिंदु के आगे पीछे करे कोई वस्तु, या किसी बिंदु के ऊपर नीचे करे, तो ये आता है आवर्त गति के अंदर, ठीक है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे पृथ्वी की गति हो गई और सरल लोलक की गति। कहिएगा पृथ्वी की गति सर आप इसमें बताया था। देखो भाई, एक चीज़ कई तरह के गति के एक साथ में हो सकता है। जैसे आप एक चीज़ समझिए, पृथ्वी जो है सेम समय पर हमेशा एक ही राउंड लगा रहा है एक ही जगह पे, तो क्या आवर्त नहीं है? 365 दिन में ये पूरा चक्कर लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? अपनी धुरी पर भी तो नच रहा है, गोल 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 गोल, समझे। तो ये जो चक्कर लगा रहा है इसको बोलते हैं रोटेटरी मोशन। लेकिन जो धुरी पर अपना गोल गोल नच रहा है, पृथ्वी खुद का गोल गोल जो नच रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग वृत्तीय गति। और आवर्ती गति भी इसमें आ जाएगा। ये जो है ये आवर्ती गति है, जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है एक साल में, ठीक है। या सिलाई मशीन का जो ऊपर नीचे काटा कर रहा है, वो इस सभी आवर्ती गति के अंतर आ जाएगा। तो पृथ्वी गति होगी, सरल लोलक की गति आवर्ती गति के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है दूरी की अब बात बताइए क्या है, फिर विस्थापन बताइए। तो एकदम आसानी से समझिए जरा। मान के चलिए एक ये बिंदु है, अगर सीधी आप चले गए एकदम शॉर्टकट एकदम सीधा, तो ये विस्थापन होता है। लेकिन आप ऐसे यहाँ नच के पहुँचे हैं तो ये दूरी कहलाता है, ठीक है। यही बात है। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमेशा समझने वाली बात है कि विस्थापन जो होगा कभी भी बड़ा नहीं होता है। दूरी बड़ा हो सकता है, लेकिन विस्थापन कभी भी बड़ा नहीं होता है। लॉजिक पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि सबसे शॉर्टकट दूरी ही तो विस्थापन होता है। इससे विस्थापन बराबर हो सकता है। देखिए यहाँ से यहाँ सीधा आपने गया तो दूरी भी हो गया, यही सीधा गया विस्थापन भी हो गया। लेकिन अगर आपने ऐसा किया, ऐसे दूर गया, दूरी तय किया, तो ये तो ज़्यादा डिस्टेंस हो गया। नीचे से भी आप जाएंगे ऐसे ज़्यादा दूरी हो जाएगा। लेकिन सबसे शॉर्टकट जो छोटा दूरी होता है वही है आपका विस्थापन। तो विस्थापन के बराबर हो सकता है, लेकिन विस्थापन से क्या हो सकता है, विस्थापन बड़ा नहीं हो सकता है दूरी से कभी भी। एक और बात, दूरी कभी भी जीरो नहीं होता। जैसे यहाँ से आपने चला, ऐसे चल के आप यहाँ पे आ गए, तो आपने टोटल दूरी इतना पूरा ये कवर किया, यस और नोट। लेकिन अगर विस्थापन की बात करिएगा तो यहाँ से आपने चला, यहीं पे आप आ गए, तो आपका विस्थापन तो जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जो ये दूरी है ये तो इतना बड़ा है, मान के चलिए 3 किलोमीटर होगा तो 3 किलोमीटर हो जाएगा, बात समझे। यानी कि दूरी कभी भी शून्य नहीं होता, लेकिन विस्थापन शून्य हो जाता। वही सारी बातें यहाँ पे दिया गया है, आप पढ़ के देख सकते हैं। आगे आइए, एक और बात आपको जानना है कि अदिश राशि क्या है और सदिश राशि क्या है। 9th क्लास में मैंने पढ़ाया था, फिर से एक बार देख लीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि सदिश राशि के लिए हमेशा याद रखिएगा
दिशा जरूरी पड़ जाता है, दिशा। जैसे हम कह रहे हैं कि 5 न्यूटन का बल है, तो आप सिर्फ इससे नहीं बता सकते बल को। बल बताने के लिए आपको इसके साथ दिशा देना पड़ेगा, डायरेक्शन देना, ऊपर लगा है, नीचे लगा है, दायां लगा है, बायां लगा है, मतलब राउंड लगा है, कैसे लगा है, किस चीज़ पर लगा है, कैसे लगा है, मतलब यहाँ डायरेक्शन इज द इम्पोर्टेंट, आप समझे। लेकिन ये सदिश की बात हो, लेकिन स्केलर में यानी अदिश में ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मैं एक चीज़ बोलता हूँ, मतलब 5 मीटर प्रति सेकेंड ये चाल है, ठीक है, और मैं बोलता हूँ 5 मीटर प्रति सेकेंड बेग है, तो आपको समझना होगा बेग जब बात करते हैं आप, तो बेग मतलब वेलोसिटी होता है, और चाल की जब आप बात करते हैं तो चाल का मतलब क्या होता है, स्पीड होता है। और स्पीड याद रखिएगा, आप किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन बेग किसी एक निश्चित डायरेक्शन में होता है। बात समझ में आया। इसीलिए क्या होता है, इसके अंतर्गत आपको सदिश राशि में रखा जाता है बेग को, समझे। तो सदिश राशि में बेग जाता है, लेकिन चाल कहाँ चला जाता है, अदिश राशि में। एक ट्रिक यहाँ पे दे देते हैं कि दोनों का डिफिनीशन समझिए। जैसे चाल के बारे में फार्मूला अगर लिखते हैं आप, तो दूरी बटा में क्या लिखते हैं, तो आप कहिएगा समय लिखते हैं। लेकिन बेग के लिए फार्मूला लिखते हैं तो आप क्या लिखते हैं, आप कहिएगा सर ऊपर में लिखते हैं विस्थापन, विस्थापन लिखते हैं, और नीचे क्या लिखते हैं, समय लिखते हैं। अब आप देखिए विस्थापन क्या है, तो पहले ही बता दिया, विस्थापन में क्या होता है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए सदिश है। तो सदिश के साथ बना हुआ है ना, तो बेग इसीलिए सदिश हो जाता है। और दूरी क्या है, अदिश है, इसीलिए चाल भी अदिश हो जाता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा काम आता है। मान के चलिए कोई ऐसा यूनिट आपको पूछ दे सदिश है कि अदिश, तो आप वहाँ बताना बड़ा आसान हो जाता है, अगर आप ऐसा मेथड जानेंगे तो मुझे लगता है ये सारी बातें आप जान गए। यहाँ से एग्जाम्पल देख सकते हैं। पहला अदिश का एग्जाम्पल है जो यहाँ पे देखेंगे। पहला द्रव्यमान, दूरी हो गया, चाल हो गया, आयतन हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, समय हो गया, विद्युत धारा हो गया, दाब हो गया, ताप हो गया। देखिए कन्फ्यूजन दाब में होता है, बहुत सारे दाब में क्या सोच लेते हैं ना, दाब का मतलब प्रेशर होता है, प्रेशर किसी डायरेक्शन में होता है, तो इसलिए उसको गड़बड़ कर लेते हैं। लेकिन ये सभी अदिश है। सदिश को नीचे देखिए, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, बल हो गया, त्वरण हो गया, एक्सेलरेशन, सवेग हो गया, कोणीय सवेग हो गया, ये सारे क्या चीज़ है, तो सदिश में आता है। क्लियर है बात इतनी, तो हाँ सर क्लियर है। अभी चाल के बारे में बताया, चाल भी आपको क्लियर हो गया होगा। कहने का मतलब क्या है कि कोई गतिशील वस्तु है, धीमा या अधिक तेज से चल सकता है, प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, जो चला उसने दूरी और कितना समय लिया, जितना दूरी चला जितना समय लिया उसको अगर आप लिख देंगे तो ही हो जाएगा। हम चाल को भी से सूचित कर देते हैं, और एस से सूचित कर देते हैं दूरी को, और टी से टाइम को सूचित कर देते हैं, तो बात वही हो जाता है। चूँकि दूरी है तो एम से नापेंगे, मीटर में नापेंगे, इसका ऐसा यूनिट सेकेंड होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड इसका यूनिट निकल कर आता है, जो नीचे यहाँ पे दिया गया है। सेंटीमीटर और किलोमीटर में भी हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट मीटर प्रति सेकेंड होता है, ये ध्यान रखना है इस चीज़ के लिए। थोड़ा सा अगर आपको देखने में प्रॉब्लम हो रहा हो तो रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिए, क्योंकि ये छोटा थोड़ा में ही प्रिंट है, मतलब में ही समझे, छोटा छोटा, मैं बिहार का बात बोल दिया हूँ, मतलब छोटा प्रिंट है, इसलिए आपको थोड़ा देखने में दिक्कत हो सकता है, थोड़ा सा साइज बड़ा कर लीजिएगा, ठीक है। कह रहा है गाड़ी की चाल बताने हेतु हम बताने उसमें एक स्पीडोमीटर लगा होता है। तो आपको याद रखिएगा कि स्पीडोमीटर क्या नापता है, तो चाल नापता है। इस पर कई बार ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, रेलवे में भी आया हुआ है, तो इस चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्पीडोमीटर क्या नापता है, चाल नापता है। अच्छा, स्पीडोमीटर चाल किलोमीटर प्रति आवर में मापता है, ये भी पता होना चाहिए आपको। बहुत लोगों को लगता है मीटर प्रति सेकंड में, जी नहीं, चाल किलोमीटर प्रति आवर में मापा जाता है। अच्छा, कह रहा है गाड़ी द्वारा चली गई दूरी बताने वाला यंत्र ओडोमीटर है, दूरी नापने वाला ओडोमीटर है। ओडोमीटर से दूरी रिकॉर्ड करता है। अच्छा, कैसे याद रखा जाए, स्पीडोमीटर ओडोमीटर, तो एक तरीका जान लीजिए, बड़ा आसानी से याद रहेगा। ओडोमीटर में ओ लिखा जाता है, और ओ क्या होता है, याद रखिएगा कि एक सर्कल बनता है, सर्कल का ऐसे ऐसे मान के चलिए, मन में याद रखिएगा कि हमको चलना पड़ता है, सर्कल पे हमको चलना पड़ता है, तो हमको क्या याद रखिएगा, ओडोमीटर से दूरी, सर्कल पे क्या होता है, दूरी नापते हैं। ये याद रखने का बड़ा आसान तरीका है। ऐसे तो कहिएगा कि सर इस पर भी तो हम चल सकते हैं, लेकिन एक सर्कल है तो आसानी से याद रहता है कि गोल गोल बचपन में हम लोग खेलते थे। कुछ भी याद रखिए, याद रखने का अपना तरीका है। ऐसे हम सिंपल बता दे रहे हैं आपको, ओडोमीटर में क्या है, दूरी नापता है, और दूरी किलोमीटर में नापता है, ये भी याद रखना है आपको। जैसे स्पीडोमीटर से क्या स्पीड नापते हैं, किलोमीटर पर आवर में नापता है, ये बात है। एक और टॉपिक यहाँ जान लीजिए आप, औसत चाल क्या होता है। तो देखिए, असल में एक निश्चित चाल से कोई गाड़ी चल सकता है। आप खुद सोचो, आप बस हो, ट्रक हो, मोटरसाइकिल हो, साइकिल हो, वो बदलते रहता है चाल ना। मान के चलिए कुछ दूर तेज़ चलता है, कभी स्लो हो जाता है, कभी तेज़ चलता है, कभी रुक जाता है। तो ये सारी बातें छोड़िए, अगर आपको स्पीड निकालना है, औसत चाल बोलते हैं जिसको, एवरेज स्पीड बता दीजिए भाई, कितना स्पीड से आप एवरेज गए। तो देखिए, टोटल दूरी आपने तय किया,
डिस्टेंस ऊपर लिख दीजिए और टोटल आपने टाइम कितना लिया, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम लिख दीजिए, भाग दे दीजिए, आपका निकल के आ जाएगा क्या, कितना समय में कितना दूर, औसत चाल आपको निकल कर आ जाएगा। एक और चीज़ यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको, एक शब्द है उस पर ध्यान दीजिए, एक समान चाल, समझे, और असमान चाल। तो एक चीज़ माइंड में रख लीजिए, समान समय में समान दूरी आप जा रहे हैं तो आपका चाल समान है। मान के चलिए, एक गौर से मेरी बात पर सुनिएगा, इमेजिनेशन आपका बिल्ड करिए, हर चीज़ मैं लिख नहीं सकता हूँ, बात समझ में आ रहा है। मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, मैं छोटा सा इस पे पढ़ा रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा मुझे लिखने में दिक्कत होता है, तो थोड़ा इमेजिनेशन कीजिए ना, मैं इमेज करा देता हूँ, माइंड में आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे मान के चलिए 1 सेकेंड बीता और 5 मीटर का दूरी तय हो गया, अगला फिर 1 सेकेंड बीता, मतलब सेकेंड हो गया ना, दूसरा सेकेंड, और इसमें फिर 5 मीटर गया, फिर तीसरा सेकेंड हुआ, फिर क्या हुआ, 5 मीटर गया, मतलब हर सेकेंड में 5-5 मीटर यदि गाड़ी चल रही है, इसका मतलब है उसका चाल क्या है, कांस्टेंट है, मतलब एक समान चाल है। लेकिन जैसे मान के चलिए पहला सेकेंड में 10 मीटर चला गया, दूसरा सेकेंड में 20 मीटर चला गया, तीसरा सेकेंड में मान के चलिए 25 मीटर चला गया, तो असमान चाल है। क्लियर है बातें? अच्छा, चाल समझ गया तो वेग समझने में कोई दिक्कत नहीं है, सारी बात वही है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे चाल में क्या, वेग में क्या हो जाता है, जहाँ पे आप दूरी दूरी बोल रहे थे वहाँ सारा जगह पे आपको अब विस्थापन बोलना है। बात समझ में आ, देखिए विस्थापन की बात होगी, दी हुई दिशा में विस्थापन, यहाँ डायरेक्शन आ जाएगा ना, ये ध्यान रखना है। जैसे विस्थापन बटा समय हो जाएगा, v बराबर एस बाई टी, वहाँ भी लिखे थे v बराबर एस बाई टी, यहाँ भी लिखेंगे v बराबर एस बाई टी, बस खाली यहाँ विस्थापन हो जाता है और ये सदिश हो जाता है, ध्यान रखने वाली बात है। एसआई यूनिट वहाँ भी सेम था, यहाँ भी वही है, वहाँ भी क्या था, मीटर प्रति सेकेंड था, यहाँ भी मीटर प्रति सेकेंड होगा, कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा। एक और बात पढ़ के यहाँ बता दे रहा हूँ, जैसे यहाँ लिखा गया है, वेग का भी एसआई मात्रक वही होता है जो चाल का होता है, यानी मीटर प्रति सेकेंड। कह रहा है दोनों भौतिक राशि में अंतर यह है कि चाल अदिश होता है लेकिन वेग सदिश होता है। क्लियर हो गई बात? आगे कह रहा है, गतिशील वस्तु का चाल तथा वेग तभी बराबर होंगे जब वस्तु सीधी रेखा में चलती है। चाल और वेग कब बराबर होंगे? जब एकदम सीधी चल रहा है तो चाल और वेग दोनों बराबर हो जाएगा, एकदम सीधी रेखा में चलेगा तो। अगर सर्कल पे चलेगा तो चाल, देखिए चाल और वेग यहाँ बराबर है, लेकिन वेग नहीं कहते हैं बराबर, क्योंकि देखिए हो सके यहाँ पे डायरेक्शन अलग है, यहाँ पे ये डायरेक्शन है इसका, इस जगह पे जाएंगे तो ये डायरेक्शन हो जाएगा, इस जगह पर ये डायरेक्शन हो जाएगा, इस जगह पे ये डायरेक्शन बदलने के कारण क्या है, देखिए चाल तो सेम ही चल रहा है, लेकिन यहाँ पे चाल तो सेम है लेकिन वेग बदल जाएगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इस वजह से। बात समझ में आ रहा है? तो हमेशा ही एक लाइन याद रखिए, स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है तो वेग और चाल दोनों एक बराबर होंगे। आगे आइए, कर रहा है गतिशील वस्तु का, चलिए तो बता ही दिया। ये पॉइंट पर देखिए, गतिशील वस्तु का औसत चाल कभी शून्य नहीं होता। गतिशील वस्तु का औसत चाल शून्य नहीं होता, उसका औसत वेग शून्य हो सकता है, चाल शून्य नहीं होता लेकिन औसत वेग शून्य हो जाता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। क्योंकि विस्थापन जीरो होगा तो जब देखिए आपको एक बात समझिए, दूरी कभी भी तो जीरो नहीं होता, तो दूरी बटा अगर आप समय कर रहे हैं तो चाल तो कभी भी चेंज नहीं होगा, चाल स्पीड तो भाई मिलेगा ही मिलेगा हमको स्पीड। लेकिन अगर आप जैसे ही डिस्प्लेसमेंट ऊपर डालिएगा और नीचे डालिएगा टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट जिस समय जीरो हो जाएगा उस समय क्या हो गया, आपका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। बात समझ में आया? ये बात ध्यान रखने वाली बात है। यह कह रहा है कि हम अपने रोज जिंदगी में वेलोसिटी तथा स्पीड शब्द का उपयोग अलग अलग नहीं करते हैं, प्रायः दोनों के लिए हम लोग स्पीड का ही इस्तेमाल कर लेते हैं। ये बात भी सही है। अब हमारा जो टॉपिक नया निकल कर आएगा उसका नाम त्वरण है, एक्सेलरेशन है। क्या होता है? तो कह रहा है अगर वस्तु का वेग बदल रहा हो, वेग की बात करेंगे ना, एक्सेलरेशन, क्योंकि हमको मतलब आपको ध्यान रखने वाली बात है। त्वरण जो होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन होने में लगा समय। मान के चलिए कि कोई चाल है आपकी, चाल कहने का मतलब वेग से यहाँ समझिएगा, मैं चाल बोल भी दूँ तो वेग ही लीजिएगा क्योंकि त्वरण वेग से ही निकलता है। देखिए मान के चलिए इस डायरेक्शन में कोई मतलब वस्तु जा रही है, यहाँ पे उसका u बराबर था 5 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे पहुँचते समय इसका हो गया 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब आपने देखा कि 5 से 20 हो गया है, समय मान के चलिए इतना दूर जाने में टाइम जो लगा वो मान के चलिए 2 सेकेंड लगा, ठीक है। तो आपको पूछे एक्सेलरेशन क्या है, तो कुछ नहीं करना है आपको, बड़ा में से छोटा घटाना है, बाद वाला में से शुरू वाला घटाना है, 20 में से घटा दीजिए आप 5 यानी 15 आ जाएगा, और बटा टाइम कितना लगा है 2 सेकेंड, 2 से भाग दे दीजिए यानी 7.5 जो निकल कर आएगा ये मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आएगा, यही आपका हो गया एक्सेलरेशन। बात समझ में आ गया? तो एक्सेलरेशन आसानी से आप समझ सकते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बचपन से ही देखते आ रहा है, v माइनस यू बाई टी, और यहाँ पे याद रखें v होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है शुरू वाला इनिशियल वेलोसिटी, टाइम है टोटल टाइम, a4 एक्सेलरेशन होता है। तो ये बात यहाँ दिया गया, इतनी बात आपके माइंड में आ गया।
अच्छा, इसका ऐसे यूनिट की बात करेंगे तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। कि कैसे हो गया ये बात भी समझ लीजिए। जैसे ऊपर में आप डालते हैं क्या, वेलोसिटी डालेंगे, बटा के नीचे क्या डालेंगे आप, टाइम होगा। वेलोसिटी का हम जानते हैं ऊपर में क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है, नीचे भी सेकेंड है, तो ये सेकेंड कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो नीचे क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा 2 सेकेंड के लिए। क्लियर है। सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर और किलोमीटर पर आवर स्क्वायर का भी प्रयोग हम लोग करते हैं। आगे कहा जा रहा है, अगर वस्तु एक समान वेग से चल रहा है तो उसका त्वरण शून्य होगा। एक समान वेग से चल रहा है तो त्वरण शून्य हो जाएगा, क्योंकि मान के चलिए यहाँ 5 का रफ्तार है, यहाँ भी 5 का रफ्तार है, तो जब घटाइएगा तो 0 हो जाएगा। 0 बटा जो भी टाइम लगा हो तो 0 ही मिलेगा। बस समझे, तो ये बात माइंड में चला गया होगा। यहाँ पे कह रहा है वस्तु का वेग बढ़ रहा है तो त्वरण धनात्मक होगा, और वेग घट रहा है तो ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक वाला का नाम मंदन होता है, रेटाडेशन। जैसे एक्सेलरेशन तो आगे बढ़ना होता है, मतलब तेज होने को एक्सेलरेट करना बोलते हैं, और जब स्लो हो रहा हो तो रेटाडेशन बोलते हैं, या निगेटिव एक्सेलरेशन भी बोल देते हैं उसको, इसी चीज़ को। आय कर रहा है इस पॉइंट में, अगर वस्तु सीधी रेखा में चलती है और समान समय अंतराल में उसका वेग समान दर से बढ़ता है तो वस्तु में एक समान त्वरण उत्पन्न होगा। एक समान त्वरण गति के उड़ान जैसे स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु एक निश्चित तेजी में बढ़ते जाता है। मतलब पहले 5 का चाल था तो 6 का हो गया, फिर 7 का, फिर 8 का, 9 का, ऐसे मान के चलिए पहले 5 का था, फिर 10 का था, फिर 15 का, फिर मतलब सीक्वेंस सेम रहेगा समय के हिसाब से। आगे सड़क पर ढाल पर चलता साइकिल जो सवार पैर नहीं चला रहा है, खुद के रफ्तार से वो जा रहा है गुरुत्वाकर्षण से, तो मान के चलिए वायु उसको रोक नहीं रहा, वायु नगण्य है उस सेंस में भी। चाहे आगे अगर आनत सर्कल पर लुढ़कता हुआ कोई गेंद, जैसे आनत सर्कल मतलब ऐसे तिरछा कोई प्लेट है, यहाँ आपने गेंद रख दिया, ये नीचे आ रहा है, तो ये सभी क्या होगा, एक रफ्तार से उसका बढ़ता चलेगा। त्वरण यहाँ पे ग्रेजुअली बढ़ता रहेगा। आगे का रहा है इस टॉपिक में, अगर समान समय अंतराल में वस्तु का वेग असमान रूप से परिवर्तित होता है तो वस्तु में असमान त्वरण होगा। जैसे भीड़ भाड़ वाली सड़क पर मोटरसाइकिल की गति, इतना हो तो बच्चा भी बता देगा। अब हमको जो समझना है वो है हमको इक्वेशन समझना। सबसे पहले कहा जा रहा है एक समान त्वरण गति का समीकरण। सबसे पहले कह रहा है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। थोड़ा बड़ा कर सकते हैं यहाँ पे, खाली जगह इसलिए समझिए। मोशन का 3 इक्वेशन समझेंगे। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ समझ लीजिए। सबसे पहले हम जानते हैं त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा लिया गया समय। इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक्सेलरेशन बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा के नीचे टाइम होता है, तो यहाँ से क्रॉस गुना करिएगा तो AT बराबर V माइनस यू आ जाएगा। इसी को सजा कर लिख दिया तो V बराबर U प्लस AT हो जाएगा। मतलब फाइनल वेलोसिटी बराबर हो जाता है U प्लस एक्सेलरेशन इंटू टाइम। समझे, ये बहुत बच्चा को रटना पड़ता है, रटने का जरूरत ही नहीं है। ये फार्मूला के जगह पर आप यही यूज करके बनाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तो सेम ही फार्मूला है। बस समझे, ये चीज़ ऐसा नहीं कि बैठ जाइए रटने के लिए V बराबर U प्लस AT, ऐसे याद तो रहता ही है, हो ही जाता है, बट नहीं याद है तो कोई बात नहीं। एक्सेलरेशन तो सब जानता है, A बराबर क्या होता है V माइनस U बाई T, इसी से चले जाएंगे वहाँ तक आगे। ये सेकेंड इक्वेशन का यदि हम बात करेंगे तो हम जानते हैं सेम फार्मूला यहाँ पे अगर आप लिखिए, सेम फार्मूला बोल दिया मैंने। औसत वेग अगर आप लिखिएगा, औसत वेग क्या होता है तो आप जानते हैं 2 वेलोसिटी है, एक शुरू वाला एक लास्ट वाला। अगर औसत निकालने का तरीका क्या है, अगर A और B का कोई कहे कि औसत निकालो तो आप दोनों जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा, है या नहीं है। तो वही ना, औसत वेग का फार्मूला निकालते समय आप लिखेंगे क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस प्लस इनिशियल वेलोसिटी, दोनों जोड़ के 2 से भाग दे दिया तो औसत आपका चाल निकल कर आ जाएगा। अच्छा, औसत चाल निकाल कर क्या बेनिफिट मिलेगा तो यहाँ देखिएगा, चली गई दूरी बराबर हम लिखेंगे औसत वेग गुने समय। औसत वेग गुने समय लिख सकते हैं ना हम। तो आप देखेंगे यहाँ पे जब वैल्यू पुट करिएगा तो चली गई दूरी S मान लेते हैं और V प्लस U बाई 2 डालेंगे औसत वेग, और समय जो लगा 100 डाल देंगे। इसी को जब आप सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ देखिएगा, एक यहाँ पे क्या किया गया उसको समझिए। हम A बराबर क्या जानते हैं, V माइनस U बाई T, हम ये जानते हैं ना, V माइनस U बाई T जानते हैं। और इसी को यदि आप सॉल्व करिएगा, इसको अगर आप सॉल्व किए थे तो क्या आया था, AT बराबर V माइनस U आया था, तो V बराबर क्या आ गया था, U प्लस AT आया था कि नहीं, तो आपको यहाँ आया था। यही वैल्यू तो डाला गया। इस V के जगह पर आप देखिए क्या डाला गया, ये देखिए बॉक्स के अंदर V के जगह पर है डाला हुआ U प्लस AT, यहाँ बॉक्स में दे दिया गया, ऐसा नहीं कि नहीं दिया गया है। आपको कहाँ से आया आपको ज़्यादा समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये तो नॉर्मल बात है कि औसत चाल गुने समय हो गया। आगे कह रहा है कि औसत चाल में यहाँ V था,
हम भी के जगह पर ये वैल्यू डाल दिए u प्लस ए टी, कहाँ से, यहाँ इस फार्मूला से जो ऊपर आपने निकाला है, v बराबर u प्लस ए टी। तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, u 2u आ जाएगा प्लस ए टी, बटा के नीचे 2 हो जाएगा, साइड में t है। जब इसमें क्या बोला जाए, इसको सॉल्व करेंगे बेसिकली, t से जब गुना कर देंगे तो ये निकल के आएगा, और इसी को जब 2 इधर भेज के सॉल्व करने का कोशिश करिएगा तो आपका निकल के आएगा s बराबर, या ऐसा नहीं किया गया, यहाँ पे क्या कर दिया है ना, इधर नहीं भेजकर s बराबर क्या किया, बटा में ऐसे कर दिया 2ut/2 और प्लस at²/2, मतलब ये दोनों को बांट दिया, इसका भी और इसको भी दे दिया। अब देखिए क्या हुआ, इससे यहाँ 2 से 2 कट गया, ut आ गया देखिए, और प्लस यहाँ हाफ at² आ गया। फार्मूला दूसरा निकल कर क्या आ गया, s बराबर ut प्लस हाफ at²। फार्मूला याद रखना थोड़ा सा ज़रूरी है, बार बार बोलेंगे याद हो जाएगा। पहला निकल कर आया था v बराबर u प्लस ए टी, अभी निकल कर आया है s बराबर ut प्लस हाफ at²। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट का रहा है थर्ड इक्वेशन में v बराबर हम जानते हैं u प्लस ए टी है, इधर आ जाएगा, अगर हम t इधर निकाल लेंगे तो v माइनस यू बाई ए हो जाएगा। आगे का रहा है s बराबर ut प्लस हाफ at², अभी आपने ऊपर सेकेंड इक्वेशन को निकाला है। अगर हम का t बराबर v माइनस यू बाई ए लेने पर अगर हम उसमें पुट करते हैं, कहाँ पे डाल रहे हैं, t के जगह पर, 2 जगह t है, जब डाल के इसको सॉल्व करिएगा तो ये खुद कर लीजिएगा, जरा सोल्यूशन तो कर ही सकते हैं, तो निकल के आएगा v² बराबर u² प्लस 2as आपका निकल कर आएगा, क्या आएगा, v² बराबर u² प्लस 2as निकल कर आएगा। 3 इक्वेशन हुआ, जरा एक बार रिवाइज किया जाए। पहला इक्वेशन थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। पहला इक्वेशन क्या था, सबसे 1 नंबर में आपसे पूछूँ तो आप कहेंगे v बराबर सर था u और प्लस ए टी था। हम कहेंगे दूसरा इक्वेशन क्या निकल कर आया, तो आप कहेंगे सर s बराबर ut प्लस हाफ at²। और तीसरा इक्वेशन क्या निकल के आया, तो कहेंगे सर तीसरा तो सामने ही है, v² बराबर u² प्लस 2as। ये तीनों एक जगह मैं इसलिए लिखा हूँ ताकि आपको कुछ मैं ऑब्जर्व करा दूँ, ताकि आपको याद रखना थोड़ा सा आसान हो जाए। देखिए आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ भी है और यहाँ भी है, मतलब आपके माइंड में आज के बाद दौड़ना चाहिए कि 2 इक्वेशन v से स्टार्ट होता है, ठीक है, एक v से एक v² से। अच्छा, v² से स्टार्ट होकर बेनिफिट क्या होता है कि अंदर u, यहाँ u रहता है तो यहाँ u² होता है, मतलब अब इतना बात भी समझ में आ गया कि v से स्टार्ट हुआ तो एक इक्वेशन में u अंदर रहता है, एक में v² रहता है तो अंदर में u² रहता है। चलो ठीक है बात। अच्छा, पहला इक्वेशन याद रखना आसान ज़्यादा है, क्योंकि मैंने तरीका ही बताया है कि एक्सेलरेशन से निकल के आता है a बराबर v माइनस यू बाई टी, यहीं से निकल कर आया है। तो आपको याद रहेगा कि पहला में at होता है, आपको तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए कि दूसरा में भी क्या होता है दोस्त, तो at ही होता है, लेकिन स्क्वायर लग जाता है, at², ठीक है। तो इससे थोड़ा सा माइंड आप लगा लीजिएगा कि यहाँ पे at² होता है। और लास्ट वाला सबसे ज़्यादा, देखिए ये तो सबको याद रहता है, मुझे पता है, बीच वाला s बराबर ut प्लस हाफ at² सबको याद रहता है, लेकिन जो सेकेंड वाला है वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि वहाँ पे याद नहीं रहता है, लेकिन आपको वो भी, सॉरी, थर्ड वाला में दिक्कत होता है, तो ये भी याद हो जाएगा ये वाला। और मैं तरीका बता ही दिया सर, आराम से आप याद रख सकते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, और थर्ड नंबर डायरेक्ट लिख सकते हैं आप कि v² बराबर u² और प्लस 2as, हाँ समझे। और जो सेकेंड नंबर था ये तो फर्स्ट था, ये थर्ड है, और सेकेंड नंबर था s बराबर ut और प्लस हाफ at²। कोशिश करिएगा, मैं जो बता सकता था बताया। यहाँ पे समझ लीजिएगा, कह रहा है ध्यान देने योग्य बात है। पहला नंबर, यदि वस्तु विराम से चलना शुरू करती है तब उसका प्रारंभिक वेग जो होता है u 0 लेते हैं हम लोग न्यूमेरिकल बनाते समय। अगर वस्तु गति करते हुए विराम में आ जाता है तो उसका अंतिम वेलोसिटी v 0 लेते हैं। और कह रहा है अगर वस्तु एक समान वेग से गतिशील है तो उसका a 0 होता है, एक्सेलरेशन 0 होता है। अब ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ग्राफ को आराम से देखिए, समझ में आने का पूरी गारंटी है। देखिए सबसे पहले कह रहा है, आपको इतनी बातें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको एकदम लॉजिक समझना है। ग्राफ बनाते समय आप ऐसे एक लाइन खींचेंगे, नीचे हमेशा समय लेंगे, हमेशा समय। कभी यहाँ पे आ जाएगा चाल, शुरू से चाहते हैं, कभी यहाँ पे आ जाएगा दूरी, कभी यहाँ पे आ जाएगा विस्थापन। जो दूरी का आप रूल सीखेंगे वही विस्थापन का है। उसके बाद क्या होगा वो भी बता दे रहा हूँ, एक सेकंड दीजिए मुझे। कभी यहाँ पे आ जाएगा चाल, समय तो यहीं पे हमेशा रहेगा। कभी चाल के जगह पर आ जाएगा वेग,
और चाल का जो रूल सीखेंगे वही वेग का हो जाएगा। क्लियर है बात? अच्छा, इसके अलावा क्या आ सकता है? तो इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। यही 4 तरह का आपको ग्राफ मेनली पढ़ना है। एक त्वरण के लिए है, तो त्वरण का क्या है वो मैं अभी बता दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है, ग्राफ का उपयोग कर, गौर से सुनिए, चाल तथा अथवा वेग, त्वरण अथवा वस्तु द्वारा चली गई दूरी ज्ञात किया जा सकता है। गति आधारित ग्राफों में सदैव एक अक्ष पर लिया जाता है। समय को कहाँ लिया जाता है? एक अक्ष पर। और दूरी, चाल, वेग, ये सारी चीज़ को वाई पर लिया जाता है। कह रहा है एक समान चाल से गति कर रही वस्तु की दूरी समय ग्राफ कुछ सरल रेखा में होता है, जो इस तरह होता है। बात समझ में आया? इसको समझा देते हैं। ये क्या दिया गया है, जैसे यहाँ पे दिया जा रहा है, इधर में दूरी लिखा गया, इधर में आपको समय लिखा गया। कोई वस्तु है, उसके साथ क्या हो रहा है कि अलग अलग टाइम पे उसका अलग अलग गति है। पहले मान के चलिए कि यहाँ पे कोई टाइम हो रहा था, उस टाइम पे इसका जो दूरी तय किया 10 किलोमीटर सॉरी, फिर ये पॉइंट पर इसने तय किया 15 किलोमीटर, ये पॉइंट पे 20 किलोमीटर, ये पॉइंट पे 25 किलोमीटर, एक पॉइंट पे 30 किलोमीटर, एक पॉइंट पे 35, ये पॉइंट पे क्या बोला जाता है 40। ये जब दूरी देखेंगे तो हमेशा जो यहाँ पे सॉरी समय देखेंगे, समय का जो सीक्वेंस है हमेशा सेम है। तो समय सेम हो और दूरी क्या है, समान दूरी तय करे, तो ये क्या हो जाता है, एक समान चाल से चल रहा है। क्लियर है इतनी बातें? तो आप याद रखिएगा, अगर एक समान चाल से चलेगा कभी भी तो उसका स्ट्रेट लाइन बनेगा समय दूरी ग्राफ। एक और बात, मान के चलिए कभी ऐसा हुआ, इसमें आप खुद दिमाग लगाइएगा। ये रहा इधर दूरी और नीचे रहा समय। अब मैं ऐसे ग्राफ बना दिया, बताओ क्या हुआ? आप कहोगे समय तो सर बढ़ रहा है, लेकिन दूरी में बढ़ोतरी नहीं आ रहा है, दूरी एक निश्चित जा रहा है, यानी एक समान चाल से ये चल रहा है। आप देखेंगे कि दूरी में कोई चेंजिंग आ रहा है? नहीं आ रहा है। सॉरी, ये तो विरामावस्था अवस्था हो गया, माफी चाहते हैं, क्योंकि समय बढ़ रहा है और जो वस्तु जहाँ था वहीं पे है, समय बढ़ रहा है, जो वस्तु है वहीं पे। तो ऐसे अगर स्ट्रेट लाइन सीधा बन जाए तो क्या हो जाता है, ये विरामावस्था में हो जाता है वस्तु। लेकिन ऐसे बन जाए तो ये जो स्ट्रेट लाइन जो 90 डिग्री से 45 डिग्री पर जाता है, बीच में है, इसको बोलते हैं एक समान चाल से चल रहा है। अच्छा, एक और बात, अब बताइए, तो टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो असमान चाल से चल रहा है। क्या है? असमान चाल से चल रहा है वस्तु। तो 3 तरह का होता है, तीनों आपके सामने मैंने रख दिया बनाकर। उसी बात को यहाँ अच्छे से और एक्सप्लेन करने का कोशिश किया गया है। यहाँ पे देखिए, कह रहा है स्थिर वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक अक्ष के समांतर होता है। अभी मैंने बना के भी दिखाया कि समय तो बढ़ रहा है, लेकिन अब उसका स्थिति 5 किलोमीटर की दूरी पर ही हमेशा है। यहाँ पे कहा जा रहा है, यदि कोई वस्तु एक समान चाल से गतिशील है तो चाल समय ग्राफ का एक सरल रेखा होगा। ये बात भी समझ में आ गया? एक समान चाल से आ रहा है तो ऐसे बनेगा। यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि चाल समय ग्राफ द्वारा दूरी का गणना कैसे करते हैं। तो आपको जिस पॉइंट का जानना है, यहाँ से यहाँ का मान के चलिए चलना है, तो आप एक आयत बना लीजिए यहाँ से, ठीक है? जो भी मान के चलिए ये ग्राफ का ये लाइन था, आप यहाँ से यहाँ का जानना है तो आप नीचे इसको बना लीजिए, एक आयत बन गया। अब इसका ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, इसको गुना कर दीजिए। यहाँ से गुना करिएगा, आपको निकल कर आ जाएगा क्या, उसका चाल। देखिए यहाँ पे तय की गई दूरी निकालेंगे कैसे, यहाँ देखिएगा, इसका और इसका गुना करिएगा ना, आपको निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ क्या लिखा है, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, काम आपका बन गया। कितना दूरी तय करा है, कैसे निकालिएगा, यहाँ से यहाँ कितना दूरी होगा आपको जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी 10 पे है और यहाँ पे है 50 पे, तो टोटल कितना गैप हो गया, 40 का मल्टीप्लाई। अब ये जानना है डी तक, 20 है ना, यहाँ से देखिए 0 से 20 तक गया है तो 20, तो 4 दूनी 800 किलोमीटर आंसर आएगा, सॉरी 800 मीटर, यहाँ मीटर में है ना तो मीटर में आंसर आ जाएगा। ऐसे करके निकाल सकते हैं आयत बनाकर आराम से। अच्छा, एक और बात यहाँ पे कह रहा है कि यदि वस्तु असमान चाल से चलती है तो उसका दूरी समय ग्राफ वक्र रेखा का ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए, किसी डायरेक्शन में, डजंट मैटर, वो क्या होगा, असमान चाल से चल रही है। ध्यान रखना है, लेकिन यहाँ पे समय का और यहाँ दूरी का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे विस्थापन नहीं दिया गया है, इसीलिए चाल हम लोग रट रहे हैं। वेग रटेंगे थोड़ा देर में। देखिए यहाँ पे विस्थापन अब आ गया ना, अब देखिए यहाँ पे समय आ गया, तो यहाँ से क्या निकलेगा, ये जो ढाल है, ये तिरछी लाइन, यहाँ से आप विस्थापन निकाल सकते हैं। यहाँ से चाल भी निकल सकता है। कैसे चाल निकलेगा, यहाँ मीटर है और यहाँ सेकेंड है, तो ये जो ढाल है ये
ये निकाल नहीं सकते हैं, तो आराम से कहीं का निकाल लेंगे। ढाल निकालने का तरीका क्या है, बी सी ये और बटा ए सी, बी सी बटा ए सी डालना है आपको। तो बी सी क्या होगा, यहाँ 10 से 20 के बीच में कितना का गैप है, तो 10 का, है ना। और आपने क्या डाल दिया, मैं एक बार मिटा के बता दे रहा हूँ, एक सेकेंड। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना था, ढाल निकालना होना, ये निकालने का तरीका इतना बटा इतना करना है आपको। तो BC पहले डालना है ऊपर में, तो BC कितना है, ये 10 में से इस 20 को घटा दीजिएगा तो 10 आ जाएगा। नीचे ए भी डालना है, तो ए है 20 के सामने, ये 40 के सामने, नीचे 20 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा, क्योंकि ये सेकेंड में है मीटर में है इसीलिए। तो ढाल से भी आप पता कर सकते हैं क्या, इसका वेग क्या है वो पता चल जाएगा आपको। अच्छा एक और बात, अगर यहाँ पे क्या बना दीजिए आप, इधर में बेग डाले हुए हैं आप, यहाँ समय डाले हुए हैं, ठीक है। इस बार बेग से बात करेंगे, और यहाँ पे फिर आयत बना लिया आपने, तो आयत का क्षेत्रफल निकाल के यहाँ से क्या निकल जाएगा, पिछली बार क्या निकला था, तो विस्थापन निकला था। तो इस बार क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल निकाल के सॉरी उस पर दूरी निकला था, इस बार विस्थापन निकलेगा क्योंकि बेग है यहाँ पे इसीलिए। और आयत का क्षेत्रफल तो पता है ही कैसे निकालना है। यहाँ पे आपको कह रहा है कि एक समान त्वरित गति से बेग समय ग्राफ क्या होगा, तो यहाँ पे बेग है और यहाँ पे समय है, और एक समान चाल से चल रहा है, तो एक समान सॉरी एक सेकेंड समझिएगा, एक समान त्वरण से चल रहा है। तो त्वरण का मतलब क्या है, आप बढ़ेगा, एक सेकेंड हम 3 ग्राफ बना दे रहे हैं, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पे टाइम है, इधर वेलोसिटी है, इधर टाइम है। एक में आप देखेंगे ऐसे मैंने पिक्चर बना दिया, एक आपके सामने ये ग्राफ ऑलरेडी बना हुआ है, और एक ग्राफ में ऐसे बना दिया। अब बताइए मेरे को, आप देख रहे होंगे कि मान के चलिए यहाँ जो भी स्पीड रहा होगा इस जगह पे सेम स्पीड पे जा रहा है समय के साथ साथ। देखिए यहाँ स्पीड जो है वही स्पीड यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, स्पीड तो सेम है। जब स्पीड सेम है और समय बढ़ रहा है तो याद रखिए एक समान चाल से चल रहा है। यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो यहाँ असमान चाल से चल रहा है। लेकिन एक कंडीशन और है, जो ये है कंडीशन, इसमें जब आप ऐसे बना देते हैं बीच में, ऐसा जब भी बनेगा तो याद रखिएगा इसमें एक्सेलरेट हो रहा है। अभी देखिए इस जगह पे मान के चलिए 5 है और नीचे यहाँ पे 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड में मान के चलिए यहाँ पे वेलोसिटी होता है ना, तो 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। मान के चलिए यहाँ 10 है और इसी के सामने यहाँ 2 है, तो आप देख रहे हैं दूसरा सेकेंड में क्या आ गया, 10 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। तो आपका चाल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, एक निश्चित रेशियो में, तो चाल बढ़ते जा रहा है। तो जब कॉर्नर से ऐसे बन जाए तो याद रखिए एक समान त्वरण हो जाएगा। एक और बात यहाँ समझना है, ये तो समझ ही होंगे। अच्छा यहाँ से ढाल से आप निकाल सकते हैं इसका क्या बोला जाए, बेग निकल त्वरण निकाल सकते हैं आप। यहाँ से आप त्वरण निकाल सकते हैं। क्या चीज़ रहना चाहिए, बेग और समय ग्राफ रहेगा, वहाँ से इसका ढाल से त्वरण निकाल सकते हैं। यहाँ मंदन है, अगर ऐसे देखिए एक चीज़ समझिएगा, अगर ऐसे सीधा गया है तो ये कहलाता है क्या, बताइए मेरे को, एक्सेलरेशन, मतलब बढ़ना एक्सेलरेशन। और यही उल्टा ऐसे बन जाए इस डायरेक्शन में तो इसको मंदन बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन ही है, वही यहाँ पे बता दिया है बनाकर, मंदन है ये, ऋणात्मक ढाल है ये। अच्छा ये है, ये और ये पिक्चर 2 देखिए, ये दोनों असमान त्वरण है, क्योंकि एक ऐसे बढ़ रहा है एक ऐसे बढ़ रहा है। स्ट्रेट लाइन रहता तो समान त्वरण होता, ये असमान है दोनों। अब हमारा जो नया टॉपिक आएगा इसको बोलते हैं दोस्त फोर्स। बल के बारे में बेसिक सा हमको जानना है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तुरंत आप ऑलरेडी जानते हैं। दबाना, खींचना, टेढ़ा करना, मोड़ना, ऐंठना, ये सारे क्या है, बल है। आगे कहता है न्यूटन के गति के नियम से बल का परिभाषा प्राप्त होता है, प्रथम नियम से। दूसरा नियम से उसका व्यंजक प्राप्त होता है, ध्यान रखने वाली बात है। आगे आते हैं, धीरे धीरे हम समझते चलेंगे। यहाँ पर ये कह रहा है बल को देखा तो नहीं जा सकता, परंतु बल के प्रभाव को हम देख सकते हैं। बल किसी वस्तु पर लगाकर 5 तरह का प्रभाव उत्पन्न होता है। सबसे पहला जो है बल किसी, थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है, हाँ। अब देखिए पहला कह रहा है बल किसी स्थिर वस्तु में गति ला सकता है। जी हाँ, गेंद रुका हुआ अपने पैर से मार दिया, गति आ गया बल लगाकर। बल गतिशील वस्तु को रोक सकता है। दूर से एक साइकिल आ रहा था चलते हुए, अपने हाथ पकड़ के हैंडल को अस्थि से रोक दिया एक सामने, तो रोक सकते हो। आगे करा बल किसी गतिशील वस्तु के चाल में परिवर्तन ला सकता है, मतलब उसके चाल में भी चेंजिंग ला सकता है। मान के चलिए कोई चीज़ तेज आ रहा था, अब उसको हल्का सा स्लो करके छोड़ दिए, तो आप बल लगाकर उसको स्लो कर सकते हैं, चाल बदल सकते हैं, दिशा भी चेंज कर सकते हैं, वस्तु की दिशा में भी आप चेंजिंग लगा सकते हैं। आगे आपका बल किसी वस्तु की आकृति आमाप में परिवर्तन ला सकता है। जैसे मान के चलिए बलून है, आप उसको दबा के छोटा साइज कर दीजिएगा, ये आपके ऊपर है ना, तो आप उसमें विकृति कर सकते हैं, मतलब उसका चेंज कर सकते हैं। करा
प्राकृतिक में होने वाले सभी घटना प्राकृतिक में पाए जाने वाले मूल बलों के कारण होते हैं। प्रकृति में 4 प्रकार के मूलतः बल होते हैं। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, ये प्राकृतिक में ऑलरेडी है, हम और आप नहीं आके डाले हैं, प्रकृति में ऑलरेडी ये बल है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? तो कोई भी दो पिंड जो आपस में एक दूसरे को खींचता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। एक बात ध्यान रखना, ये खींचता है सिर्फ, मतलब ये इसको अपने तरफ खींच रहा है तो ये इसको अपने तरफ खींच रहा है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ये में एक दूसरे को दूर नहीं भगाता है, तो ये गुरुत्वाकर्षण होता है। क्लियर है? पहला पॉइंट कर रहा है गुरुत्वाकर्षण बल में हमेशा आकर्षण होता है, यही बात मैं अभी रिपीट कर रहा था। कर रहा है कम द्रव्यमान वाली वस्तु के लिए इस बल का मान कम तथा अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का मान अधिक होता है। मतलब बल किसके पास ज़्यादा होगा? जिसके पास द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसके पास बल ज़्यादा होगा। आगे कहा जा रहा है यह बल बहुत अधिक दूरी तक कार्य करता है। जैसे आप देखो ना, चंद्रमा, सूर्य, इन चीज़ों ग्रहों की कितना दूरी है और वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। आगे है विद्युत चुंबकीय बल, इसमें कहेंगे कि ये बहुत कम दूरी तक काम करता है, ये भी समझाएंगे क्या होता है। आवेश के कारण होता है विद्युत चुंबकीय बल। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है यह एक केंद्रीय बल है, मतलब इसके केंद्र से दूसरे के केंद्र को खींचा खींची होता है, ये ध्यान रखना है। केंद्रीय बल है अर्थात यह बल वस्तु के केंद्र को मिलाने वाली रेखा के दिशा में काम करता है। जैसे ये एक इतना बड़ा वस्तु है और एक छोटा सा वस्तु है, तो इसका केंद्र इसके केंद्र के बीच दूरी लगेगा। ऐसा नहीं सोचिएगा कि आपके मन में आएगा यहाँ से यहाँ लग सकता है बल, ऐसे यहाँ से यहाँ, नहीं, ऐसा नहीं लग सकता, इसको सेंटर से सेंटर को लगेगा। आगे कहा जा रहा है इस बल की खोज न्यूटन ने किया था, ये बात भी आपको पता चल गया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है? तो याद रखिए आवेशों के कारण जो बल लगता है, और आवेश मान के चलिए दो कण है, एक पॉजिटिव है एक पॉजिटिव है, तो ये दोनों आपस में क्या करेगा? इसको दूर भगाएगा, कहेगा तुम दूर जाओ दूर जाओ। लेकिन मान के चलिए निगेटिव है तो भी दूर भगाएगा, कहेगा तुम दूर जाओ। लेकिन अभी मैं कुछ छेड़छाड़ कर रहा हूँ, एक ये है एक है, इसको पॉजिटिव कर दिया इसको निगेटिव कर दिया, तब ये दोनों एक दूसरे की तरफ क्या होगा? खींचने लगेगा। ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा। दोनों चिपक सकता है, नहीं भी चिपक सकता है, लेकिन खींचने लगेगा। एक और बात, ये जो भी अभी मान के चलिए दो, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, आगे दिया है, मैं आगे समझा देता हूँ। यहाँ पहले एक एक पॉइंट समझिए। इस बल में आकर्षण तथा विकर्षण दोनों गुण पाए जाते हैं। कहता है बल कूलम के नियम के अनुसार कार्य करता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इस बल का प्रभाव कम दूरी तक काम करता है, मतलब नज़दीक होना चाहिए तब जाके ये काम करेगा, ज़्यादा दूरी होगा तो ये काम नहीं करेगा। जैसे गुरुत्वाकर्षण बहुत दूरी तक काम कर रहा था। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण बल के तरह यह बल भी केंद्रीय बल होता है, ध्यान रखने वाली बात है, तो आप ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट पॉइंट है यह बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10 के पावर 36 गुना तथा दुर्बल या मंद बल से 10 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। ये हम बात किसका कर रहे हैं? विद्युत चुंबकीय बल। अच्छा, यहाँ पे है विद्युत चुंबकीय बल, ये आवेशों के पास लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल मैंने बता ही दिया। एक नया बल आपको यहाँ देखने को मिलेगा, दुर्बल या मंद बल। ये क्या होता है? जैसे हम जानते हैं, मान के चलिए ये कोई परमाणु का मैंने आकार बना दिया, इसका जो सेंटर होता है आपको पता होना चाहिए, सेंटर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो ये जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो आवेशहीन है, लेकिन न्यूट्रॉन आवेशहीन है, प्रोटॉन तो पॉजिटिव है। तो एक प्रोटॉन तो है नहीं, तो ये जो आपस में प्रोटॉन होता है ये बंधा होता है अंदर सेंटर में, यहाँ पे जो नाम की ये बल लगता है, न्यूक्लियर बल बोलते हैं इसको। एक और बात आपको याद रखना है कि इसके बीच में ना तत्कालिक कण बनता है जो थोड़ा देर के लिए बनता है, समझे, जिसको बोलते हैं मेसॉन, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, ये सारे कण इसी के अंदर बनते हैं। तो तत्कालिक कण बनते हैं और वो आपस में जिस बल के द्वारा बंधे होते हैं दुर्बल या मंद बल बोलते हैं उसको। ठीक है, आगे कहा जा रहा है न्यूक्लियर बल। परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अथवा प्रोटॉन के बीच और न्यूट्रॉन के बीच लगने वाले न्यूक्लियर बल को क्या बोलते हैं? जो बल लगता है उसको न्यूक्लियर बल बोलते हैं। क्लियर है बात? आसान है। आगे करा जब बल का पता तब चला जब, गौर से सुनिएगा, युकावा ने, समझे, मेसोफील्ड थ्योरी दिया। करा प्रत्येक परमाणु के नाभिक इसी बल के कारण अस्थायी होता है। न्यूक्लियर बल में निम्न गुण पाए जाते हैं। पहला कह रहा है प्राकृतिक में सबसे अधिक शक्तिशाली बल अगर कोई है तो न्यूक्लियर बल ही है। क्लियर है बात? अगला पॉइंट में कह रहा है यह बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10 के पावर 38 गुना और विद्युत चुंबकीय बल से 10 के पावर 2 गुना और दुर्बल या मंद बल से 10 के पावर 13 गुना अधिक शक्तिशाली होता है न्यूक्लियर बल।
क्लियर हुई बात। आया करा इस बल में आकर्षण होता है, ठीक है, मतलब आपस में खिंचाव, तथा यह बल बहुत कम दूरी यानी 10⁻⁻14 मीटर तक ही लगता है। इससे ज़्यादा हो जाएगा तो फिर नहीं लग पाएगा। जो सेंटर होता है आपको पता होना चाहिए, आवेश है, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन पे पॉजिटिव और प्रोटॉन पे पॉजिटिव। और आपको जैसा कि मैंने बताया था वैद्युत इलेक्ट्रिक बल्ब में कि मान के चलिए एक कण ये है और एक कण ये है, और मान के चलिए इस पे पॉजिटिव है, इस पे पॉजिटिव है, तो ये दोनों आपको क्या मैंने बताया था, दूर भगाता है। तो यहाँ पे तो दूर नहीं भगा रहा है, सेंटर पे तो दो गो प्रोटॉन हैं, इसलिए है क्योंकि मैंने बताया आपको, ये पर ध्यान रखिए, 10⁻⁻15 हो गया, ठीक है, 10⁻⁻15 हो गया, ये है इसके सेंटर का कण, ये कम है ना, इससे कम हो गया ना, माइनस में पावर इसलिए कम हो गया, तो इसी वजह से वो आपस में कोई बल दूर नहीं भगाता, साथ में रह लेता है, समझे। अगर यही दूरी 10⁻⁻13 कर दीजिए, अब क्या हो जाएगा, दोनों दो प्रोटॉन होगा या 3 प्रोटॉन जो भी होगा, सब एक दूसरे को दूर भगाने लगेगा। वही बात यहाँ समझा रहा है। अगर यह केंद्रीय बल नहीं है, यह अकेंद्रीय बल है, मतलब ऐसा नहीं सोचिएगा कि आप यहाँ जब पढ़ लीजिएगा न्यूक्लियर बल तो आप केंद्रीय बल कहिएगा, क्योंकि केंद्रीय बल मैंने बताया था कि मान के चलिए दो कण है और ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, तो इसका जो सेंटर होगा, इसका सेंटर होगा, ये आपस में खींचता है या दूर भगाता है, बट इसमें ऐसा नहीं है, न्यूक्लियर बल में ध्यान रखिएगा। आयकर यह बल परमाणु के नाभिक पर पाए जाने वाले आवेश पर निर्भर नहीं करता कि इस पर कितना आवेश है। यहाँ पे अब पढ़ लीजिए जरा, दुर्बल या मंद बल कहा जाता है जब परमाणु के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपस में प्रतिक्रिया करते हैं तो पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, मेसॉन आदि कण उत्सर्जित होते हैं। इन अतिरिक्त कणों को उत्सर्जित दुर्बल या मंद बल कहा जाता है। दुर्बल बल या निम्न कारण है। पहला है, इस बल का विस्तार बहुत कम होता है, इसका प्रभाव सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भीतर ही होता है। यह बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻⁻35 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना दो पिंडों के बीच, वो बहुत ही कम है, मतलब सबसे कमज़ोर बल है। अब हम लोग एक टॉपिक की बात करते हैं। इस टॉपिक बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत काम का है। एक है संतुलित बल और एक है असंतुलित बल, मतलब बैलेंस्ड फोर्स, एक अनबैलेंस्ड फोर्स। देखिए जब भी हम फोर्स की बात करते हैं ना आम जिंदगी में, तो हम अनबैलेंस्ड फोर्स की बात करते हैं, बात समझे, बैलेंस्ड फोर्स की बात नहीं करते। आपके ऐसा कैसे, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ। मान के चलिए कोई गाड़ी चल रहा है, हम और आप चल रहे हैं, या मेरा मुंह से आवाज़ निकल रहा है, तो ये आप सुन रहे हैं, इन सभी जगह पे बल कार्य कर रहा है, और ये सारे असंतुलित बल है। क्योंकि संतुलित बल होता है वो दिखता नहीं है। जैसे मान के चलिए घर का छत है, इस पे बल लग रहा है लेकिन हम लोग को दिख नहीं रहा है, ये संतुलित बल हो गया। मतलब जब टोटल बल जीरो हो जाए, टोटल बल जीरो हो जाए लगने वाला बल, तो उसे संतुलित बल बोलते हैं। उसमें मूवमेंट नहीं हो पाता है। कह रहा है किसी वस्तु का कार्यरत सभी बल परिणामी शून्य हो जाए तो बल संतुलित बल कहलाता है। आगे कह रहा है कि संतुलित बल किसी वस्तु पर लगता है तो उस वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई बल लगा ही नहीं है उस पर, है कि नहीं है। यहाँ पे कह रहा है किसी वस्तु पर प्रभाव डालने वाले बल का परिणामी यदि शून्य नहीं हो तो बल असंतुलित होता है, और इस पे प्रभाव दिखता है लगता है। तो जैसे आपने किसी बॉल को धक्का दिया, आगे की तरफ बॉल बढ़ गया, आपने टेबल को धक्का दिया, टेबल आगे की तरफ बढ़ गया, आपने खींचा तो आपके तरफ आ गया, तो दिख रहा है, तो असंतुलित बल है। कह रहा है आम बोलचाल की भाषा में अगर बल शब्द प्रयोग करते हैं तो वह असंतुलित बल ही होता है, परंतु हम असंतुलित शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ बल बोलते हैं। न्यूटन के गति के नियम से कितनी बार बल का उल्लेख होता है, वह असंतुलित बल की बात होती है। एक और बल जान लीजिए, एक स्पर्श बल होता है, एक अस्पर्श बल होता है। एक चुंबक आपने यहाँ रखा, एक चुंबक यहाँ रखा, ये चुंबक इस चुंबक को अपने तरफ खींच रहा है, तो ये क्या है, असंपर्क बल है। संपर्क तो हुआ नहीं। एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखिए, एक निगेटिव चार्ज यहाँ रखिए, ये दोनों आपस में एक दूसरे को खींचने लगा, असंपर्क बल है, संपर्क तो हुआ नहीं। एक पिंड ये है, एक पिंड ये है, मान के चलिए पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को खींच रहा है, असंपर्क बल है। कॉन्टैक्ट फोर्स कहाँ होता है, जहाँ हम लोग कॉन्टैक्ट करके देते हैं। कह रहा है कि पेशीय बल हो गया, तनाव हो गया, खींचना, अभिलंब बल हो गया, घर्षण बल हो गया, ये सभी में स्पर्श बल है। चुंबकीय बल हो गया, स्थित वैद्युत बल हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, ये सारे बल अस्पर्श बल है। क्लियर हो रही है बात। एग्जाम्पल याद रखिएगा, पूछ सकता है कभी, फंसिएगा नहीं। आइए अब थोड़ा सा बच गया है और आज का क्लास 1 घंटा के करीब लग ही गया, लेकिन थोड़ा लंबा चैप्टर था इसीलिए, ऐसे मैं सोचा था कि कम देर में ही हो जाएगा और
कोई नहीं, आइए देख लेते हैं न्यूटन की गति के प्रथम नियम। सबसे पहले इसको बढ़ने से पहले आपको एक बात जानना पड़ेगा। गैलीलियो साहब का एक व्यक्ति का नाम है, यहाँ दिया भी है, यहीं पे बता देता हूँ, देल है, कर रहा है अगर वस्तु विराम अथवा गति में है तो वह विराम अथवा गति में ही रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बल आरोपित नहीं हो। आगे कह रहा है न्यूटन का प्रथम गति नियम इटली के महान वैज्ञानिक गैलीलियो के जड़त्व नियम के समान है। कह रहा है जिस कारण प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब जड़त्व क्या है मैं अभी आपको समझा देता हूँ, लेकिन आपको एक बात बता दूँ, आपको कभी भी सेम डिफिनीशन देखने को मिले और आपको ये पूछ दे कि न्यूटन ऑप्शन में हो और गैलीलियो हो तो क्या मारिएगा। मैंने अभी डिफिनीशन आपको नहीं बताया है, मैं आपको डिफिनीशन बताता हूँ तो आप याद रखिएगा, एक शब्द पर फोकस करिएगा। यदि उस डिफिनीशन में बल शब्द का जिक्र है तो याद रखिएगा और न्यूटन का प्रथम नियम होगा। अगर बल शब्द नहीं है, सिंपल डिफिनीशन है, तो वो गैलीलियो का जड़त्व नियम होगा। अब आइए मैं जड़त्व समझाता हूँ फिर बल समझाता हूँ। जड़त्व कहता है इसके बारे में कि जड़त्व वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण स्थिर वस्तु स्थिर रहना चाहता है, गतिशील वस्तु गति में रहना चाहता है। जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जो जैसे कि एक मान के चलिए एक ट्रक है और एक छोटा सा बाइक है, तो ज़्यादा जड़त्व किस में होगा, मतलब धक्का देने पर कौन लेट तक रुका रहेगा, तो आप समझ सकते हैं ये, क्योंकि इसमें ज़्यादा वजन है तो जड़त्व ज़्यादा है, इसमें वजन कम है तो जड़त्व कम है। कह रहा है अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का जड़त्व अधिक होता है, कम द्रव्यमान वाली वस्तु का जड़त्व कम होता है। पहला पॉइंट कर रहा है स्थिर जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। स्थिर जड़त्व के कारण वस्तु स्थिर रहना चाहता है। जैसे घोड़ा एकाएक दौड़ता है तो सवार पीछे की तरफ गिरने लगता है। क्यों? आप जब घोड़ा आगे बढ़ रहा है तो आप पीछे की तरफ इसलिए हो जा रहे हो क्योंकि, आप समझो बात को, एक सेकेंड, क्योंकि आप तो रुके हुए थे लेकिन आपका जो नीचे वाला पोर्शन है जो घोड़ा के टच में है, घोड़ा आगे बढ़ा तो आपका नीचे वाला पोर्शन आगे जाना चाहा, लेकिन आपका सर ऊपर का पोर्शन सोचा रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, वहीं पे रह गया, नीचे वाला पोर्शन आगे चला गया संपर्क में होने की वजह से, इसलिए आप पीछे की तरफ गिर जाते हैं या गिरने गिरने जैसा हो जाते हैं। आगे कह रहा है स्थिर जड़त्व है ये। अब गति का देख लेते हैं, गति जड़त्व क्या होता है। गति में मान के चलिए क्या है कि आप घोड़ा पर दौड़ रहे हैं, तो घोड़ा दौड़ रहा है, आप भी उसके साथ दौड़ रहे हैं। अब आपका शरीर मोशन में है, एकाएक घोड़ा को रोक दीजिए, घोड़ा रुक गया, आपका शरीर मोशन में ही, आप आगे की तरफ फेंका जाएंगे, घोड़ा रुक पीछे ही रह गया, आप आगे चले जाएंगे क्योंकि आप मोशन में थे। इसी का यूज करके ना जो ऊंचा कूद वाला बंदा होता है वो दौड़ कर आकर कूदता है, क्योंकि मोशन में है, मोशन में ही रहता है, ज़्यादा दूरी कूद लेता है। या बॉलर को देखिए, बॉल फेंकने से पहले रनिंग लगाता है, फास्टर बॉलिंग, जितना रनिंग ज़्यादा लगाता है उतना ज़ोर से वो बॉल फेंक पाता है। अच्छा, एक और है दिशा जड़त्व, जो जिस डायरेक्शन में जाता है ना उसी डायरेक्शन में जाना चाहता है, वो बदलना नहीं चाहता है। जैसे तीव्र गति से घूमते पहिए में लगा कीचड़ स्पर्शीय रूप से छिटकते हैं, कहने का मतलब मान के चलिए एक वो है, तो यहाँ पे कीचड़ लगा हुआ है, मान के चलिए यहाँ कीचड़ लगा है, तो ये नीचे आया और ये ऐसे ऐसे नच रहा है ना, अब क्या होगा, ये कीचड़ यहाँ फेंकाएगा, ये यहाँ पे क्यों नहीं गिर गया नीचे, बात समझिए इसका क्या है, जो जिस दिशा में जा रहा था उसी दिशा में चला जाता है। यहाँ पे अगर कीचड़ आ गया तो ऐसे जाता है, यहाँ पे कीचड़ निकला तो ऐसे जाएगा, ये दिशा जड़त्व है। आगे का रहा है न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल का परिभाषा प्राप्त होता है, जो इस प्रकार है, वह भौतिक कारक जो किसी वस्तु में लगाकर उसको विराम अवस्था या गति अवस्था में परिवर्तन लाता है या लगाने का चेष्टा करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बल कहते हैं। यहाँ करा है जड़त्व या न्यूटन के प्रथम नियम पर आधारित उदाहरण। आप ये उदाहरण खुद से पढ़ लीजिए, बहुत आसान है, आराम से ही समझ जाइएगा सारी बातें, ठीक है। एक सेकंड पॉज लगेगा, पॉज करके रोक के पढ़ लीजिए। यहाँ ये कह रहा है सवेग एक टॉपिक है, हमें समझना है मोमेंटम। देखिए, आप सबसे पहले एक बात आपको आसान सा बताता हूँ, सवेग क्या होता है। सवेग को हम p बोलते हैं, p बराबर m भी बोलते हैं। ये सेकेंड न्यूटन के गति के नियम से रिलेटेड है। सवेग में क्या होता है कि आप एक चीज़ बताइएगा, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 50 kg का एक ट्रक है और आपके सामने एक 5 kg का, इसको मैं कर दे रहा हूँ 1000 kg का ट्रक, तब अच्छा लगेगा आपको, और एक है 100 kg का, चलिए 100 kg का बाइक है।
अब मान के चलिए ये किसी को धक्का मारेगा तो ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन कहाँ पे होगा, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होगा। तो आप कहिएगा सर 1000 kg वाला, और ये 100 kg वाला नहीं ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करेगा। हम कहेंगे चलिए बदल देते हैं प्रोसेस। अब सेम ट्रक है और सेम बाइक है, वज़न आपको पता होना चाहिए 1000 और 100। अब हम स्पीड कर दिए इसका 5 का स्पीड, 5 मीटर प्रति सेकेंड, और इसका स्पीड कर दिए 150 मीटर प्रति सेकेंड। अब धक्का मारेगा तो कौन ज़्यादा क्रिएट करेगा प्रेशर, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम देगा। तो आप कहिएगा सर ये बाइक, क्यों? क्योंकि इसमें स्पीड आपका बहुत ज़्यादा है। ये 5 की रफ्तार से मारेगा, वो ठीक थोड़ा गिरेगा, उठ के खड़ा हो जाएगा, साइड हो जाएगा, लेकिन इससे जब लगेगा तो उसको हिलने का भी मौका नहीं मिलेगा, बात ख़त्म। तो आपने क्या देखा, 2 चीज़ पर डिपेंड कर रहा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे वही कह रहा है, संवेग P बराबर कहता है मास गुने वेलोसिटी। मास का मतलब होता है वजन, और वेलोसिटी इन दोनों पर डिपेंड होता है आपका संवेग। संवेग में जो परिवर्तन होता है, याद रखिएगा, वही हमारा न्यूटन का गति का दूसरा नियम बनता है। कैसे, उसको भी हम समझाते हैं। सबसे पहले आप यहाँ ना संवेग का ऐसा यूनिट देख लीजिए। तो देखिए द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मतलब kg, और वेग को हम मीटर प्रति सेकेंड में नापते हैं। तो kg मीटर प्रति सेकेंड क्या हो जाएगा, संवेग का ऐसा यूनिट हो जाएगा। न्यूटन के सेकंड नियम कहता है, यहाँ पढ़िएगा, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन, कौन सा संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के समानुपाती है तथा यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। आगे कह रहा है कि न्यूटन के द्वितीय गति नियम बल तथा संवेग के बीच संबंध बताता है तथा इस संबंध में बल का व्यंजक प्राप्त होता है। क्या होता है, बल का व्यंजक प्राप्त होता है, यानी फार्मूला F बराबर A में यहीं से निकल के आता है। कैसे आता है उसको समझा देता हूँ। देखिए आपने देखा अभी यहाँ क्या लिखा है, संवेग परिवर्तन। तो मैं चेंज करता हूँ, शुरू वाला जो होगा u भी होगा, बाद वाला भी, एक सेकेंड गलती हो गया, शुरू वाला हो जाएगा mu और बाद वाला हो जाएगा m भी, यही ना होगा जी। p बराबर आपने ऊपर में क्या नीचे करता हूँ, रुकिए आपको तब दिखेगा। यहाँ देखिए फार्मूला मैं दिखा रहा हूँ सिर्फ, p बराबर m भी है। तो ये जो बाद में है ये तो m भी बाद का है ना, तो शुरू में क्या रहा होगा, mu रहा होगा, ठीक है। और इसमें चेंज की दर, दर का मतलब कुछ समय में, तो यहाँ से यहाँ पे चला गया संवेग, तो आप इसको कैसे लिखिएगा, एम भी माइनस एम यू, और बटा क्या लीजिएगा, टाइम। अगर इसमें से एम कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा, भी माइनस यू बाई टी, और ये क्या है, भी माइनस यू बाई टी, इसी को तो क्या बोलते हैं, ए एक्सेलरेशन। क्या आ गया, ए बराबर क्या हुआ, चेंज इन संवेग और टाइम के हिसाब से। तो जब आप m कॉमन लेंगे तो v माइनस यू बाई टी, यही है आपका एक्सेलरेशन। तो a बराबर m में क्या आ गया, a बराबर a में निकल कर आ गया। तो व्यंजक प्राप्त होता है, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। पहला परिभाषा से न्यूटन के गति के नियम, पहला नियम से क्या निकल कर आता है, सॉरी हाँ, गति के पहला नियम से निकल के आता है परिभाषा। दूसरा से व्यंजक प्राप्त होता है, मतलब फार्मूला, व्यंजक मतलब फार्मूला। अच्छा, बल का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको न्यूटन के सम्मान में न्यूटन से भी सूचित करते हैं। कुछ उदाहरण यहाँ देख लीजिए, जैसे कराटे के खिलाड़ी द्वारा एक ही प्रहार से ईंट को तोड़ देना, वो कम समय में क्या करता है, ज़्यादा झटका दे देता है, तो बल ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, ऊंची कूद के खिलाड़ी गिरने की जगह पर स्पंज का गद्दे रखना, ताकि उसका समय को क्या करता है। देखिए आपने क्या देखा, एम भी माइनस एम यू, और बटा के नीचे आप टी देख रहे हैं, और ये एफ बराबर है, मतलब समय को अगर आप बढ़ाएंगे, समय बढ़ेगा तो लाजमी है फोर्स घट जाएगा। बहुत तेज में गेंद आ रहा है, आपने हाथ में पकड़ा और आप हाथ पीछे की तरफ खींचे, तो बॉल का टाइम को क्या कर दिया आपने, टाइम को आप बहुत कम कर दिए, टाइम कम हो गया, तो ये जो संवेग का प्रेशर लग रहा था, फोर्स आपका बहुत कम गया, क्योंकि समय आपने बढ़ा दिया। वही बात है, तो ये दोनों तो समझ गए। कर रहा है, कच्चे फर्श पे तुलना में पक्के फर्श पर गिरने से अधिक चोट लगता है, यही रीजन हो जाता है। बॉल को कैच करते समय खिलाड़ी अपने हाथ पीछे खींचता है, बॉक्सर सामने से बॉक्स के पंच के प्रभाव हेतु सर को पीछे खींचता है, मतलब कोई सर पे मार रहा है तो सर को पीछे खींचने का मतलब है आप टाइम बढ़ा दिए, टाइम बढ़ गया तो आपका फोर्स कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, गाड़ी में उत्पन्न धक्का को मंद करने से स्प्रिंग लगा होता है।
न्यूटन के गति का तीसरा नियम, ये तो हर कोई बच्चा जानता है, जितना ज़ोर से आप मारेंगे उतना ही ज़ोर से आपको चोट लगेगा, यानी कि एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। आगे कह रहा है तृतीय नियम को इस प्रकार भी कहा जाता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। कह रहा है क्रिया और प्रतिक्रिया बल हमेशा दो भिन्न भिन्न वस्तु पर कार्य करते हैं, परंतु वे एक साथ कार्य करते हैं। यहाँ पे कह रहा है तृतीय गति नियम पर आधारित उदाहरण, मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तो नाव पीछे चला जाता है। आगे देखेंगे जेट वायुयान रॉकेट का उड़ना, नीचे उसका जो प्रणोदक होता है, मतलब जो फ्यूल होता है, बहुत तेज़ी से निकलता है, तो उतना ही तेज़ी से ऊपर की तरफ वो उड़ के जाता है। आगे कह रहा है मनुष्य का ज़मीन पर टहलना या चलना, पानी में तैरना या नाव खेना, ये सारे उसी का नियम है। ये जो टॉपिक है यहाँ पे कहा जा रहा है संवेग संरक्षण के नियम। क्या है? संवेग संरक्षण के नियम। संवेग संरक्षण नियम कहता है जब दो या दो से अधिक वस्तु एक दूसरे के ऊपर कार्य करते हैं तो उसका संपूर्ण संवेग स्थिर रहता है, बशर्ते कोई बाहरी बल न लगे। इसका मतलब क्या होता है, इसको यहाँ से समझिएगा कि संवेग संरक्षण नियम इस प्रकार भी कहा जा सकता है, संवेग को कभी उत्पन्न या नष्ट नहीं किया जा सकता है। अगर गति करते हुए दो वस्तु टकराती है तो टकराने से पूर्व और टकराने के बाद का संवेग बराबर होगा। आपने एक फार्मूला देखा होगा, m1v1 बराबर m2v2, लेकिन उसी का एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया गया है। संवेग बराबर होता है, इसका थोड़ा सा ख्याल रखना है। रॉकेट और जेट वायुयान संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। गोली, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ये जो पहला ही है, कह रहा है गोली दागने से पहले गोली और बंदूक का कुल संवेग शून्य होता है, अतः गोली छूटने के बाद बंदूक गोली के विपरीत दिशा में चलता है ताकि संवेग शून्य बना रहे। आगे है जब हवा से भरी गुब्बारे को छेद होता है तो हवा तेज़ी से बाहर निकलता है, इससे हवा के संवेग के परिवर्तन के बराबर में विपरीत गुब्बारा का संवेग परिवर्तन होता है, इसी कारण गुब्बारा हवा निकलने के विपरीत दिशा में बहुत तेज़ी से भागने लगता है। यहाँ पे लमसम टॉपिक आपका कंप्लीट है। इसके बाद आप देख सकते हैं ढेर सारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी है, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का एक नया प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं और सारे जो न्यूमेरिकल आप देख रहे हैं सारे न्यूमेरिकल कराने वाले हैं। देखिए कितना ज़्यादा है, हर एक टॉपिक से न्यूमेरिकल आपके बीच रखा गया है। देख सकते हैं 30 क्वेश्चन टोटल न्यूमेरिकल का है मात्र एक चैप्टर से। इसके बाद चैनल सब्सक्राइब करके कहेंगे बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि और भी नोटिफिकेशन आपको मिले। और एक बात, इस चैप्टर से रिलेटेड ये जो मोशन एंड लॉज है, ये जितने भी क्वेश्चन है ये आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव, ये सारे ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी मैंने करा दिया है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कहाँ मिलेगा, प्लेलिस्ट पर जाएंगे आपको आराम से मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कितना क्वेश्चन है एक चैप्टर से, टोटल 67 क्वेश्चन आपके सामने हैं। तो आप उसके लिए क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ, आप वो काम करिएगा। ध्यान दीजिए, अगर आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे अपने इसी चैनल पे जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये जो पहला बना हुआ है इसमें तो आपका अपलोड किया जा रहा है, आपको यहाँ पे दिखेगा। ये जो है ना, ये फिजिक्स ऐसा लिखा हुआ, इसी के अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सारे मिलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट एंड लॉज ऑफ मोशन, 2 चैप्टर एक ही वीडियो के अंदर, टोटल 36 वीडियो डाले गए हैं और भी इससे ज़्यादा वीडियो इसमें अपलोड हो गया है, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सारे ऑब्जेक्टिव कराए गए हैं, खतरनाक वाला। तो अभी जितने ऑब्जेक्टिव मैंने दिखाया है वो सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कराए हुए हैं, अब जाके देख लीजिए। चैप्टर आपने देख लिया और ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, आपका पूरा का पूरा अच्छे से एकदम चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। न्यूमेरिकल के लिए कैसे ही प्लेलिस्ट बना देंगे, उसमें न्यूमेरिकल अपलोड कर देंगे बनाकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।